वेलकम टू हैप्पी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी मुलाकात एक प्रीवियस ईयर के सक्सेसफुल कैंडिडेट से करवाने जा रहे हैं जिनका सिलेक्शन सीबीडीटी में हुआ है। जसलीन कौर है इनका नाम, और स्किल टेस्ट में इनका इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों स्किल टेस्ट इन्होंने दिए। ग्रेड डी में 0.68% मिस्टेक्स थी इनकी और ग्रेड सी में 1.15% मिस्टेक्स। तो आज उनसे जानते हैं स्किल टेस्ट में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहां जो एम्बियंस है कैसा होता है, एग्जाम कैसा कंडक्ट होता है, वहां जाकर आपको क्या क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप ये बातें सब ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आपका जो स्किल टेस्ट 3 और 4 जनवरी को है उसमें बहुत मदद मिलेगी। आपको पहले से पता रहेगा, आपके लिए कुछ नई चीज नहीं आएगी, तो वहां जाके थोड़ा कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए जसलीन से मिलते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है। सो जसलीन वेलकम। थैंक यू सर। आपका लास्ट ईयर आपने स्किल टेस्ट दिया था और आपका जो स्किल में परफॉर्मेंस रहा था बहुत बढ़िया। 0.68% मिस्टेक्स थी आपकी ग्रेड डी में। आपने इतना अच्छा तैयारी कैसे किया? लोग तो 5-5, 6-6% मिस्टेक्स भी आ जाएं तो खुश हो जाते हैं और स्किल टेस्ट लोगों का पास नहीं होता। आपने ऐसा कैसे तैयारी कर लिया कि एकदम 0.68% आपकी मिस्टेक्स आई? तैयारी में ऐसा कुछ नहीं किया था कि कुछ अलग से, स्टार्टिंग से ही आपसे ही करा हुआ है। तो मेन जो था, मैंने रीडिंग हमेशा से अपनी अच्छी रखी है। चाहे स्टार्टिंग थी चाहे मेन पैसेज थे, सब में रीडिंग रेगुलरली करनी जब तक रीडिंग फ्लुएंट नहीं हो जाती। सो दैट मीन्स रीडिंग इज द की। कि जब आप अपना कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप उसको रीड बैक कर पाते हैं एक्यूरेटली, तो फिर आप उसको ट्रांसक्राइब भी एक्यूरेटली कर पाएंगे। ये बात मैं कई बार अपने वीडियोस में पहले भी कह चुका हूं और मैं अपने क्लास में भी, अपने इंस्टीट्यूट में सब बच्चों को यही बात कहता हूं, जब आप कुछ भी लिखें उसको रीड बैक जरूर करें, एक्यूरेटली रीड बैक, फ्लुएंटली रीड बैक करें। यही शॉर्ट हैंड इंप्रूव करने का तरीका है। और यही मंत्रा जो जसलीन ने हमें बताया कि उसका जो स्किल टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना एक्यूरेट परफॉर्मेंस आया, ये शायद इसी के कारण आया। जसलीन, आप जब वहां पर गए तो किस तरह का वहां पर माहौल आपको मिला? जब आपने एंटर किया वहां पर क्या क्या हुआ? बच्चों को सब बताइए कि बच्चों का जिनका स्किल टेस्ट है वो आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठा के उनको भी वो भी अपना फायदा उठा पाए। सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं, किसी से भी अननेसेसरी कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हर टाइप के लोग हैं वहां पे। आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव करके जा रहे हो। कोई ऐसा है कि जो आपको एकदम डिमोटिवेट कर देता है कि ऐसी डिक्टेशन आएगी, वैसी आएगी। आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाती है कि कोई भी स्पीड हो, कोई भी डिक्टेशन हो, आप लिख सकते हो अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी। सो आपका कहने का मतलब है, जो आपने प्रिपरेशन किया है, जहां से आपने प्रिपरेशन किया है, आप उस पे, अपने टीचर पे, अपने इंस्टीट्यूट पे विश्वास रखिए, बजाय इसके कि लोगों की वहां पर बातें सुनने के लिए। क्योंकि वहां पर जो कैंडिडेट्स आएंगे अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से हैं। कोई अपने व्यूज कुछ बता सकता है, बहुत मुश्किल आएगा, बहुत आसान आएगा, या कुछ भी, और उसके हिसाब से आपको पॉजिटिव या नेगेटिव विचार कुछ भी आ सकते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने टीचर पे, अपने इंस्टीट्यूट पे विश्वास रखिए, जो आपने तैयारी कर ली है उसी पे विश्वास रखिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। और उसके बाद आप एंटर करते हो टाइमली। सबसे मेन तो है टाइमली जाना है जहां पे भी यस, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जसलीन, क्योंकि मैं देखता हूं सेंटर्स पे बच्चे नॉर्मली लेट हो जाते हैं, और जब लेट होते हैं तो भाग भाग के आते हैं, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, और फटाफट एकदम जैसे गेट क्रैशिंग करना होता है उनको, वो करते हैं। और कई बच्चे तो लेट हो जाते हैं। वहां पर अगर आप 1 सेकंड भी लेट हो गए, एक बार गेट बंद हो गया, तो आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जसलीन ने कि आप टाइमली वहां पहुंचिए। अगर आप थोड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अगर आप देर में जाएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एंटर करने के बाद में फिर क्या क्या वहां पर करना होता है?
जो भी प्रोसेस होता है वो चेकिंग आपका आधार कार्ड एडमिट कार्ड चेक करते हैं, देन आपको एंट्री मिल जाती है। अच्छा, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, ये दो और चीजें जरूर photos है। भी। 2 फोटोग्राफ्स चाहिए, लेकर जाना। वो भी रिसेंट फोटोग्राफ्स हाँ जी। चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसके तो बाद- 3 चीजें बताई इन्होंने, आधार कार्ड, आपका आईडी प्रूफ और 2 फोटोग्राफ्स, ये आपको लेके जानी चाहिए। उसके बाद आप एंटर करोगे, वो आपको गाइड कर देंगे किस रूम में आपको एंटर जाना है, फ्लोर कौन सा है, सब कुछ। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप होता है बायोमेट्रिक। वो बायोमेट्रिक में हार्डली 2 मिनट लगते हैं। आपकी फोटो लेंगे और आपको आपकी जो सीट है वो अलॉट कर देंगे। तो जाते ही आपका पहले बायोमेट्रिक होगा Biometric first step। और उस समय आपका सीट एलोकेशन भी हो जाएगा। आपका सेंटर कहाँ था? नोएडा। अच्छा, नोएडा वाला सेंटर। नोएडा सेंटर में तो भीड़ भी बहुत होती है, जी। तो फिर भी जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है बायोमेट्रिक हाँ का? जी, हाँ जी। ओके, उसके बायोमेट्रिक होने के बाद में फिर उसके क्या? बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगी। आप वहां जाके आराम से अपना माइंड काम करो, क्योंकि स्टेनो के एग्जाम में आपका माइंड काम होना चाहिए, सबसे मेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है जसलीन ने। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल खेल है। जब डिक्टेशन चल रही है तो आप कितने शांत मन से डिक्टेशन लिख रहे हैं, आपका दिमाग कितना शांत है, कहीं इधर उधर भाग तो नहीं रहा। तो आप वहां जाके जब बैठें तो आप 1 मिनट के लिए अपने आप को शांत करें, जैसा भी आप करना चाहें, चाहे परमात्मा का नाम लें, आंखें बंद कर लें, मेडिटेशन करें, या वट एवर वे यू फील लाइक, अपने आप को शांत करें। कोई आपके मन में कोई इधर उधर के और विचार नहीं चलने चाहिए। और जब आपका सीट एलोकेट हो गया उसके बाद में फिर क्या करते हैं? उसके बाद जब एंट्री टाइम खत्म हो जाता है तो फिर आपको ट्रायल पैसेज, पहले तो वो आपको कहेंगे कि आपने कंप्यूटर्स चेक कर लो, सारा कीबोर्ड, कोई भी की ऐसी तो नहीं है जो वर्क नहीं कर रही है। अच्छा, तो Otherwise वो change कंप्यूटर्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर एलोकेट कर दिया आपको उसी पे बैठना है? नहीं, वो चेंज करते हैं फिर। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कीबोर्ड भी चेंज हो सकता हाँ है जी। या आपकी सीट सीट चेंज हो भी सकती change है। हो सकती है। अच्छा, मतलब हेल्प करते हैं वो जो हाँ जी। एग्जामिनर है वहां पे, वो हेल्प करते हैं कि किस तरह से बच्चों को पूरी अच्छी हाँ। फैसिलिटी दी जाए और उनका जो फैसिलिटेट किया जाए एग्जाम को। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई जसलीन ने कि एसएससी का जो अरेंजमेंट है वहां पर इतने अच्छे होते हैं कि वहां पर जाके आपको सारा कंप्यूटर्स वगैरह चेक करके और पहले ही आपको दिखा दिया जाएगा। कीबोर्ड आपको नहीं पसंद तो कई बार चेंज भी कर देते हैं अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो। उसके बाद में फिर उसके बाद आप चेक कर लोगे। कई बार तो वो सीट भी चेंज कर देते हैं। वैसे यूजुअली कंप्यूटर्स ठीक होते हैं, कभी कीबोर्ड में दिक्कत आ जाए तो ठीक है। देन वो ट्रायल पैसेज देंगे। ट्रायल पैसेज में भी कई बच्चों को लगता है जैसे स्पीकर हमसे दूर है, किसी को लग रहा है बहुत पास है, तो कभी कभी वो सीट भी चेंज कर देते हैं कि आप पैसेज लिखने के लिए आप अपनी सीट चेंज कर सकते हो, बट फॉर टाइपिंग आपको अपनी अलॉटेड सीट पे ही बैठना है। तो जब आपको डिक्टेशन लिखना है उससे पहले जो ट्रायल पैसेज होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जसलीन ने कि वहां पर अगर आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है आवाज बहुत तेज है, मैं स्पीकर के बहुत नजदीक बैठा हूं या बहुत दूर बैठा हूं और आवाज बहुत कम आ रही है, तो आप रिक्वेस्ट करके अपनी सीट भी चेंज कर सकते हैं डिक्टेशन लिखने के लिए। बट वंस द डिक्टेशन इज ओवर, फिर आपको टाइपिंग करने के लिए अपनी उसी सीट पे बैठना होगा जो सीट आपको पहले एलोकेट की गई। तो जब ट्रायल पैसेज है उसी टाइम पर आप ये देख सकते हैं कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, हाँ जी। आवाज अगर ठीक आ रही है तो उसके बाद में फिर उसके बाद उसी में सीट पे आप अपना, उसके बाद रीडिंग टाइम मिलेगा 10 मिनट। उसके बाद में मेन डिक्टेशन होगा। मेन डिक्टेशन मेन डिक्टेशन 10 मिनट्स का होगा। 10 मिनट्स का। अगर आपका ग्रेड डी का एग्जाम है तो 10 मिनट्स का आपको डिक्टेशन दिया जाएगा 80 की स्पीड पे, और अगर आपका ग्रेड सी का एग्जाम है तो 10 मिनट्स का ये डिक्टेशन 100 की स्पीड पे दिया जाएगा। तो जो ग्रेड डी का पैसेज है वो 800 वर्ड्स का होता है और ग्रेड सी का पैसेज 1000 वर्ड्स का पैसेज होता है। डिक्टेशन के बाद में रीडिंग टाइम होता है, रीडिंग टाइम 10 कि मिनट्स। 10 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाएगा। वो वहीं बैठ के आपको रीडिंग करना है इमीडिएटली आफ्टर। ये रीडिंग टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डिक्टेशन को एडिट करने के लिए। अपनी अगर आपकी कोई भी डिक्टेशन लिखते टाइम कोई वर्ड छूट गया और आपको याद है, आप फटाफट उसको लिख सकते हैं। आपने कुछ कोई मार्किंग कर दिया तो उसको आप आराम से ठीक कर सकते हैं, ताकि जब आप टाइप करने जाएं तब आपको ये सोचना ना पड़े कि यहां पर हमने क्या लिखा था। तो ये रीडिंग टाइम उसके लिए आप यूटिलाइज कर रीडिंग सकते टाइम हैं। बहुत यूटिलाइज हो सकता है, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, हमें पता है हमने क्या लिखा जी। है। अगर कुछ ओमिट हो भी गया तो कई बार वो याद भी आ जाता है, और नहीं भी आया तो एकदम उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता वर्ड से। ये एक और इम्पोर्टेंट बात जसलीन ने बताई कि अगर एक दो कोई ओमिशन हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए।
क्योंकि एक दो तीन वर्ड्स कोई ऐसे नए हमेशा डिक्टेशन में आते हैं जो हमने शायद अपनी क्लास में ना लिखे हों, और अगर कोई एक दो ओमिशन हो भी जाए तो उसको घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको याद आ गए तो लिख लीजिए, नहीं याद आ गए तो उनको छोड़ दीजिए। एक दो ओमिशन होने से आपकी ट्रांसक्रिप्शन के एक्यूरेसी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट होती है। आपको 50 मिनट्स मिलेंगे ग्रेड डी के लिए, टाइपिंग के लिए। ग्रेड डी के लिए 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा टाइपिंग का, और ग्रेड सी के लिए 40 मिनट्स का टाइम होता है 1000 वर्ड्स टाइप करने के लिए ग्रेड सी का। जी, उसमें आप अपनी टाइपिंग कंप्लीट कर लो, और इतनी आपने स्पीड होती टाइपिंग है। कितनी देर में कंप्लीट कर लिया था? मेरी 25 मिनट से पहले 20-25 मिनट्स के बीच अरे में। आप तो बच्चों को घबरा दोगे। आजकल बच्चे टाइपिंग का उतना मैं देख रहा हूँ स्पीड नहीं है कई बच्चों का, और वो बहुत देर लगा देते हैं टाइप करते हुए। 50 मिनट का टाइम अगर उनको ट्रांसक्रिप्शन का दिया गया है तो उनको शायद ये लगता है कि 50 मिनट ये हमारी पूरा टाइपिंग के लिए दिए गए हैं, जबकि जसवीर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, टाइपिंग वी शुड कंप्लीट एज अर्ली एज इट इज पॉसिबल। 20 से 25 मिनट में अगर आप टाइप कर लेंगे, बाकी टाइम आप फिर कैसे यूटिलाइज किया? बाकी टाइम 2 बार मेरा रिवाइज हो गया था स्टेनो पैड से, 2 बार रिविजन किया, और 2 बार ही मेरा नॉर्मल, आपकी कोई स्पेलिंग एरर कुछ वैसा मिस्टेक तो नहीं है, टाइपिंग की मिस्टेक वो भी चेक हो जाती है। तो ये जरूरी 2 है बार check करना। जसमीन बता रही हैं कि 2 बार इन्होंने अपने जो डिक्टेशंस लिखी थी, जो नोट्स लिए थे, उससे और ट्रांसक्रिप्शन को कंपेयर किया। कोई वर्ड या कोई लाइन तो नहीं छूट गया, कोई फ्रेज छूट तो नहीं गया आपका। और जब वो पक्का हो गया कि अब कुछ नहीं छूटा है, फिर ट्रांसक्रिप्शन को एक बार दोबारा से पढ़ा कि कोई स्पेलिंग एरर्स तो ऐसे नहीं है जो पहले बार में ध्यान नहीं आ पाए, तो स्पेलिंग्स के लिए उसको फिर दोबारा चेक किया इन्होंने। तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो एक्यूरेट टाइप करने का बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी जसलीन ने हमें बताया। और जब ये टाइम खत्म होता है तो आपको बेल बजती है या पता लगता है कैसे अपने आप सबमिट हो जाता है? ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाता है, स्क्रीन पे शो हो जाता है कि एग्जाम हो गया है, फिर एग्जिट एग्जाम का ऑप्शन आता है, आपको वो करके खत्म हो जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन Automatically ऑफ हो सब- जाएगा, आपको बता देगा हाँ कि जी। भाई आपका एग्जाम का टाइम खत्म हो गया है। और उसके बाद में आपके पास कुछ इंडिकेशन आता है, आपको कुछ पता लगता है कि हमने क्या टाइप किया। तो उसमें कुछ एक चार्ट आता है कि इतने स्ट्रोक्स आपने, इतने वर्ड्स लिख लिए हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना टाइप किया है। ओके, स्ट्रोक्स जो आपने टाइप किए वो स्ट्रोक्स आपको बाद में एक चार्ट में आ जाते हैं, एक उसका समरी आ जाता है कि आपने कितने स्ट्रोक्स टाइप किए हैं, वो आपको पता लग जाता है। तो उसी से पता लगता है कि आपका बिल्कुल सही तरीके से ये सबमिट भी हो गया। तो लास्ट फिर फाइनल स्टेप क्या रहता है? फाइनल में कोई दोबारा से आपको कोई उसका प्रिंट आउट वगैरह भी मिलता है? प्रिंट आउट कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद जब सबका मतलब submit हो प्रिंट जाए- आउट कोई सिग्नेचर नहीं कराते हैं? कुछ नहीं, आपका बायोमेट्रिक होगा दोबारा से बायोमेट्रिक होगा? हाँ जी, जाने से पहले सबका बायोमेट्रिक होगा, फिर अटेंडेंस कंप्लीट करके फिर आपको एग्जिट होता है। ओके, तो लास्ट में भी बायोमेट्रिक होगा और दोबारा से अटेंडेंस जो है वो होगा। उसके बाद में आपको बाहर आना है। लेकिन एक और बात जसलीन हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप जब गए थे एग्जाम के लिए, आपने किन किन चीजों का ध्यान रखा था? क्या क्या आपको साथ में कैरी करना है? क्या आप पेन लेके गए थे, पेंसिल लेके गए थे, इरेजर, शार्पनर्स, और क्या क्या चीजें आपने अपने टूल्स क्या लिए थे? मैं पेंसिल्स लेके गई थी, और ऐसा नहीं 1-2 पेंसिल, मैं काफी सारी लेके गई थी। 8 से 10 पेंसिल्स थी मेरे पास। और आप शार्प करके लेके जाओ। घर पे आपको पता होता है कि आपके पास अच्छा शार्पनर है, जो भी जिससे भी आप कटर या शार्पनर से करते हो, क्योंकि अंदर वो कटर अलाउड नहीं करते। अच्छा, कटर इज नॉट अलाउड। वो शार्पनर अलाउड है? शार्पनर अलाउड है। Okay. कुछ लोगों को हैबिट होती है कि कटर से ही करना है। ये बात फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया है कि कुछ लोग जो पेंसिल शार्प करते हैं कटर से करते हैं, और कटर इज नॉट अलाउड। तो आप या तो पहले सारी पेंसिल शार्प करके जाइए, वहां पर अंदर आपको शार्पनर कैरी कर सकते हैं, कटर कैरी नहीं कर सकते। तो या तो शार्पनर अपने साथ लेके जाइए, या अपनी पेंसिल्स को बेटर तरीका क्या है कि आप पेंसिल्स को पहले ही तैयार करके रख लीजिए कि वहां जाके आपको शार्प करने की जरूरत ना पड़े। पहली तो पेंसिल्स अपनी लेके जाओ, किसी से लेना नहीं है कुछ। अपना शार्पनर और आप इरेजर रख सकते हो अगर आपको नीड होती है कभी। वैसे तो इरेजर की इतनी नीड आती नहीं है। और सेकंड चीज, किसी से बात तो करनी नहीं, ना इधर ना उधर, क्योंकि लोग करते हैं बीच बीच में आपको बुलाएंगे। आप अपने उस पर ध्यान दो,
जब आप डिक्टेशन पूरी कर चुके, ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम भी अगर आप दूसरों से बात करने लग जाएंगे बीच में, तो आपका फोकस खराब हो जाएगा। हो सकता है कि उस फोकस खराब होने की वजह से आपका कोई लाइन ओमिशन हो जाए, या आप किसी वर्ड के स्पेलिंग भूल जाएं। तो आप बजाय इधर उधर बात करने के अपने ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। ये इंपॉर्टेंट टिप और आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और इसके अलावा और स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और टाइमिंग, एक तो साथ में आपको टाइम शो होता रहेगा कि इतने मिनट्स लेफ्ट हैं, तो उसका ध्यान रख के स्क्रीन पे आता रहेगा, जहां पर आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं उसी स्क्रीन पे टाइम आता रहेगा। और कई बार है जैसे किसी की जल्दी हो गई टाइपिंग, तो लोग हो जाते हैं पैनिक, लिख ही सही है उन्होंने डिक्टेशन, बट उनको दिख रहा है दूसरे ने टाइपिंग कर ली अपनी कंप्लीट, तो आप पैनिक मत करो। जितना टाइम लग रहा है, अगर 2-3 मिनट फालतू भी लग गए तो कोई बात नहीं। सबका अपना अपना टाइपिंग का स्पीड है। किसी ने अगर जल्दी कर लिया तो आप उसको देख के पैनिक मत होइए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स चल रहे हैं और उनकी आवाज भी होती है। बच्चे कई बार उससे भी नर्वस हो जाते हैं, और जब उन्होंने हर एक को लगता है कि मैं बहुत जल्दी कर लूंगा, और अगर उन्होंने देखा दूसरे का कंप्लीट हो गया तो कई बार वो भी उनके दिमाग में पैनिक क्रिएट कर देता है। तो वो पैनिक नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी एक टिप जसलीन ने दी है हमें। और इसके अलावा आप कुछ और स्टूडेंट्स को बताना चाहें? मेन यही है, पॉजिटिव होके जाओ, और ऐसा कुछ नहीं है स्पीड इतनी आएगी उतनी आपकी प्रिपरेशन है, कोई भी स्पीड आ जाए, आपने रीडिंग अच्छी की हुई है, अपनी इतनी प्रिपरेशन इतने टाइम से करिए, मैनेज हो जाता है। बस आपका माइंड बिल्कुल काम होना चाहिए। एक जो और चीज बच्चों को दिक्कत करती है जसलीन, वो ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। क्या ये सच है? आपके पास फ्लक्चुएशन आया था बहुत ज्यादा? मुझे इतना फील ही नहीं हुआ कभी कि फ्लक्चुएशन है, क्योंकि अगर आपका माइंड बिल्कुल काम है और उसी पे फोकस है आपका डिक्टेशन पे, तो आप अपने आप लिखा जाता है। बट ऐसा तो नहीं कि 80 के डिक्टेशन में ऐसा हुआ कि 100 की स्पीड पे एकदम बोलना शुरू कर दिया उन्होंने? मुझे तो कभी फील नहीं हुआ ऐसे, और भी एग्जाम्स दिए कि बिल्कुल इतनी फ्लक्चुएशन हो। अच्छा। थोड़ी बहुत हो जाती है, बट इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस एसएससी के टेस्ट में नहीं होती हैं। कई वीडियोस में मैंने देखा है, कई ऐसे ऐसे लोग भी वीडियोस बना के उसमें डाल रहे हैं कि फ्लक्चुएशन हो जाएगी 90-95 तक चले जाएंगे 80 की डिक्टेशन में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से देखा है। हमारे और स्टूडेंट्स भी जो पेपर दे के आते हैं उनसे भी जब बात करो तो पता लगता है इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। 80 से 85 तक तो हो सकता है, बीच में कहीं पर चले जाएं, लेकिन 90-95 हो जाएगा। बिना बात के लोग डराते रहते हैं। एक किसी का वीडियो में आज सुबह भी देख रहा था, और एग्जामिनेशन का टिप्स देते हुए वो बच्चों को शांत करने के बजाय और ज्यादा वो पैनिक क्रिएट कर रही थी कि वहां तो 90-95 तक आपका फ्लक्चुएशन जाएगा, विच आई बिलीव इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं होता। आप वैसे भी आजकल अब डिक्टेशन, रिकॉर्डेड डिक्टेशन होती है, तो रिकॉर्डेड डिक्टेशन में रिकॉर्ड करते टाइम भी ध्यान रखा जाता है, और जब उसको पैसेजेस का सिलेक्शन करना है तो नेचुरली उस समय भी ध्यान रखा जाएगा। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। और इसके अलावा और कोई खास बात आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें? अब जैसे लास्ट डेज हैं, तो लोगों कईयों को होता है कि हम ये भी वर्ड कर लें, उस वर्ड की भी प्रैक्टिस कर लें, डिफिकल्ट वर्ड्स। तो अब ये टाइम नहीं है कि डिफिकल्ट वर्ड्स पे आप जाओ। जो आपने कर लिया, बस अपनी स्पीड मेंटेन रखो, रीडिंग कंटिन्यू रखो, कोई भी वर्ड आएगा आप लिख लोगे। ऐसी कोई टेंशन नहीं होती कि आपको इतना डिफिकल्ट वर्ड आ गया तो आप लिख नहीं पाओगे। वो नहीं भी होता तो आपको याद आ जाता है, नहीं तो वो हार्डली 2-3 वर्ड्स हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिक्टेशन में डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उस पे अलग से कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, और उससे ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग से वर्ड्स निकाल के उनको बार बार प्रैक्टिस किया जाए। रादर लास्ट डेज में जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं या जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ग्रामोलॉग्स हैं, उनको प्रैक्टिस करना शायद ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुश्किल वर्ड तो डिक्टेशन में ज्यादा ज्यादा 1, 2, 3 आते हैं, और वो या तो याद रह जाएंगे क्योंकि 800 वर्ड्स ही तो है, उसमें डिक्टेशन लिखते रहेंगे, या तो याद रह जाएंगे, और नहीं भी याद रहे तो 1-2 ओमिशन भी हो गए तब भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको अलग से इस लास्ट मोमेंट पे कोई अलग से मुश्किल वर्ड्स को निकाल के उनकी आउटलाइंस बना बना के उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। रादर लास्ट डेज में आप जो प्रैक्टिस करिए वो शॉर्ट फॉर्म्स का प्रैक्टिस करिए, ग्रामोलॉग्स का प्रैक्टिस करिए, जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग देखिए, उनके ऊपर कंसंट्रेट ज्यादा फोकस करने की कोशिश करिए इंस्टेड ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स।
और कोई खास टिप आप बच्चों को देना एक ये है चाहेंगे? कि कईयों को हैबिट होती है पेंसिल चेंज करने की, तो अगर आप कंफर्टेबल हो पेंसिल चेंज करने में, कई लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको हाफ डिक्टेशन के बाद चेंज कर लेनी चाहिए, बट आप अपना देखो कि अगर आप चेंज कर सकते हो तभी करो, क्योंकि कई बार पेंसिल चेंज करते हुए आप मिस कर देते हो काफी सारे वर्ड्स, वो इतना टाइम नहीं होता कि कईयों के पास होता है, कई मैनेज कर लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप कर सकते हो तो करो, किसी की सुन के कि आप पेंसिल चेंज करो इतने टाइम बाद, ऐसा नहीं, अपने आप पे है कि आपको करनी है या नहीं करनी। तो अगर आपको डिक्टेशन लिखते टाइम आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंगली आप देखिए कि आपको पेंसिल चेंज करनी है या नहीं करनी है। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि लिखते लिखते आपकी पेंसिल बहुत मोटी हो जाती है या कभी पेंसिल टूट जाए, तब पेंसिल चेंज करने के लिए जब आपको अप्रोप्रिएट टाइम मिले तब पेंसिल चेंज करिए। अगर आपको हैबिट ही है पेंसिल चेंज करने की, तो तब भी आप तब पेंसिल चेंज करें जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल है, फुल स्टॉप आया है या कहीं पॉज मिला और आपको लगता है कि अब कुछ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड अवेलेबल है जिसमें आप फटाफट पेंसिल चेंज कर लीजिए। अदरवाइज आप अगर पॉसिबल है तो एक ही पेंसिल से लिख लीजिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है किसी के लिए, लेकिन अगर एक ही पेंसिल से लिखेंगे तो थोड़ा फायदा रहेगा, आपके पास टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पेंसिल चेंज करने की आदत या आप हर बार चेंज करते हैं डिक्टेशन में, तो फिर आप वहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम जो है, गैप जो है, पॉज जहां पर आपको मिला है, वो देख के आप अपना पेंसिल चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा और कुछ आप बताना चाह रहे हैं? बस इतना ही है। ऑल द बेस्ट। पहले तो सब मतलब ये टाइम है, मैंने भी दिया है, मेरा भी था कि होता है, सबको पैनिक होता है कि अब बहुत ज्यादा कम दिन रह गए हैं, 4-5 दिन ही है हार्डली, बट पैनिक की कोई नीड नहीं है। वहां जाओगे आपको अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ऐसा सब सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो हो जाएगा आराम से। ये जो आज का इंटरव्यू था जसलीन के साथ, इसमें आपको ये पूरा वहां का चित्रण बिल्कुल सामने आ गया होगा। वहां पर एग्जाम पे जाते ही आपके पास क्या क्या आपको करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जसलीन ने इसमें बताए। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो जरूर आपका जो स्किल टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए खुशियां लेके आए, आपका टेस्ट, स्किल टेस्ट पास हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जसलीन, थैंक यू।